नमस्कार मित्रों, तो अब हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। यूपीएससी मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 एथिक्स, साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट निबंध और कंपलसरी लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें अपनी क्या सामान्य रणनीति होती, उसकी हम आज बात करने वाले हैं। इसके लिए मेरे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉप एजुकेटर सुदर्शन गुजर सर, और हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर फॉर बोथ जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रतीक नायक सर। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, आज हम देखने वाले हैं ये मेंस की जो पूरी स्ट्रेटेजी, उसमें कुछ पूर्व शर्त है, प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट ऐसी है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए टॉपिक वाइज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलेबस क्या था और क्या क्या उसमें लोग सामान्य गलती करते हैं, क्या मॉडल आंसर बन सकते हैं। ये सब आप फ्री में देख सकते हैं, उसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आप ये डाउनलोड करके रखना, टॉपिक वाइज जो निबंध और जीएस के पेपर आए थे, हमने पीडीएफ बनाई है, उसको आप डाउनलोड करके क्वेश्चन ऑब्जर्व करके आओ। पिछले साल का पेपर और उसमें सब कॉम्प्रिहेंसिव आंसर सॉल्यूशन हमने बनाए थे सब टॉप एजुकेटर्स के साथ, पावर पॉइंट के साथ। पावर पॉइंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड करके देख के आओ। और मेंस आंसर राइटिंग में लोग क्या ब्लंडर्स या मिस्टेक करते हैं उसकी भी एक पूरी सीरीज बनाई थी। तो ये कुछ वीडियोस आप देख के आएंगे तो आपको और इस चीज में मजा आएगा। एनीवेज, मूविंग फर्दर, तो कुल मिलाकर मेंस में आप जानते हैं निबंध जनरल स्टडीज पेपर 1, जिसके अंदर हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी आता है, और उसके बाद बाकी भी पेपर्स हैं। स्टेप बाय स्टेप शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग विथ मेंस पेपर 1, और उसमें टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक नायक सर। परिचय की वैसे जरूरत नहीं, लेकिन अन अकेडमी पे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर के लिए टॉप एजुकेटर, मोर देन 1.31 लाख फॉलोअर्स। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है इनकी, सब लाखों में व्यूज हैं। जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए हिस्ट्री सर पढ़ाते हैं। तो सर, अगर हम थोड़ा टॉपिक वाइज एनालिसिस करें तो कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ तो बनते हैं, पर ग्राफ के हिसाब से तो टोटके अपने सब चल नहीं रहे। तो हालांकि प्रश्नों की चर्चा करें, एक बाय वन चलते हैं। तो कल्चर से सर शुरू कीजिए, कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे, क्या रणनीति होनी चाहिए। सर दो तीन चीजें हैं। सर देखिए, एंशियंट और मिडिवल इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री तो यूपीएससी पूछता नहीं है। अब ऑब्वियस है कि प्रीलिम्स के सिलेबस के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री के सवाल आएंगे, पर मेंस के अंदर उसने स्पेसिफिक लिखा है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड हेरिटेज फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न इंडिया, इस प्रकार की, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। तो उसी के ही इर्द गिर्द आपको यहाँ से पूछे गए हैं। जैसे आर्किटेक्चर हो गया है, मिडिवल एरा का आर्किटेक्चर हो गया, एंशिएंट एरा का आर्किटेक्चर हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, रॉकेट आर्किटेक्चर हो गया, केव आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर आर्ट हो गया है। स्कल्पचर आर्ट के अंदर गांधार मथुरा स्कूल के ऊपर पूछ दिया एक बार, तो इस बार पूछा कि लायन और बुल का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ये बता दीजिए प्रिसाइसली इंडियन आर्ट फॉर्म के अंदर कि कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। अब ये कोई सामान्य बुक में तो दिया नहीं है, पर आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपने इसको पढ़ा है तो अशोकन स्कल्पचर से लेके इंडिया की जितने गॉड्स एंड गॉडेसेस है उनमें कहीं ना कहीं वाहन के रूप में लायन और बुल का उपयोग होगा। इसके साथ साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि हिस्टोरिकल फिगर्स के रूप में इनको माइथोलॉजी में भी कहीं ना कहीं या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूजा जा रहा है। तो इस तरह के वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स हमको लिखने पड़ रहे हैं सर। ओके, तो आज जो क्वेश्चन आ रहा है वो है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई एक टॉपिक आपको स्पेसिफिक बुक में नहीं दिखेगा, आपने पूरी पढ़ी होगी हिस्ट्री और कल्चर का एनालिसिस किया होगा, तो वहां से सवाल आएगा। जैसे आपको यहाँ पे पूछा गया है कि मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स उस पीरियड की सोशल लाइफ को कैसे दर्शाते थे, कि वे स्कल्पचर्स मंदिर के अंदर बनने वाले स्कल्पचर्स या मंदिरों पे मिलने वाले स्कल्पचर्स। क्योंकि आप देखिए कि उस पीरियड के अंदर अर्ली मिडिवल इंडिया में भरतनाट्यम जैसे डांस फॉर्म्स का ओरिजिन हुआ था। चोला पीरियड के अंदर टेम्पल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भरतनाट्यम के एविडेंसेस है, तो वो सोशल लाइफ को दर्शा रहा है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। या ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनते थे नटराज के, ओके, तो ये दर्शा रहा है कि इनकी सामाजिक संस्कृति कैसे हुआ करती थी। मिडिवल इंडिया के अंदर रथ यात्रा का हमारे पास इमरजेंस हो रहा है, तो वी विल सी कि जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा हो रही है, तो सामाजिक लाइफ को दर्शाता है कि लोग फेस्टिवल सब। दिस इज नॉट गिवन इन सिंगल बुक सर। कहने की बात यह है कि कल्चर जो है वो बहुत ही वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट से आ रहा है, थीमेटिक टॉपिक्स बहुत आ रहे हैं। एक बार पूछा कि हाउ फिलोसफी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी मॉन्यूमेंट डिजाइनिंग, मतलब एक मंदिर ऐसा शेप में क्यों है, गुफा के पीछे क्यों एक ऐसा विशेष आकार है, स्तूप का आकार क्यों गोलाकार है या अंडा शेप में क्यों दिया गया है, दैट इज द हेमिस्फेरिकल डोम। तो उसके पीछे एक दर्शन है, उसके पीछे का एक कारण है। तो इस तरह के सर सवाल आ रहे हैं। मेनली मेरा ये मानना है कि जिन्होंने थीमेटिकली हिस्ट्री को कोरिलेट किया होगा और उसके विषय के क्रक्स को पढ़ा होगा वो अच्छी तरह से लिख पाएगा। बाकी आप ये सोचोगे कि नगर और द्रविड़ टेम्पल्स के बीच में डिफरेंसेस बता दो, तो ये तो अब वो जमाना चला गया है सर यूपीएससी के अंदर से। दूसरा, लिटरेचर से बहुत सवाल आ रहे हैं।
संगम लिटरेचर से सवाल आ सकता है, पर्शियन लिटरेचर से एक बार मिडिवल एरा में सवाल आ गया। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार संस्कृत लिटरेचर से सवाल पूछ देगा कि प्राचीन भारत की संस्कृत लिटरेचर, उसमें राजाओं के बारे में तो लिखा गया है, कॉमन मैन के बारे में क्यों लिखा गया है, नहीं लिखा गया तो किसने नहीं लिखा है, तो उसकी सामाजिक जीवन के बारे में बताइए सर, है ना। तो कल्चर बड़ा वास्ट है, आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन को बेस बनाओ और उसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से एरिया में डाइवर्ट हो रहा है सर। तो सर कोई बुक्स आप रेकमेंड करेंगे या? सर इसमें बुक्स में प्रॉब्लम यही है कि कोई एक बुक में कहीं इसका सीधा सीधा आंसर नहीं मिल रहा है, रियलिटी ये है सर। ओके, दो सवाल आपको जैसे ग्रेको रोमन कल्चर से पूछ दिया या विल फाइंड की गांधार मथुरा पूछ दिया तो सिंघानिया साहब की बुक में मिल गया या नई एनसीईआरटी में मिल गया, बट सब जगह पे तो नहीं मिल रहा है सर। ओके, स्टिल मैं ये कहूंगा कि आपने कल्चर के दौरान जो प्रीलिम्स में पढ़ा है उसमें से अंडरस्टैंडिंग बनाइए और ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, आप बेसिकली ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा, करंट अफेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है, कोई आर्टिकल्स डिस्कस हो रहे हैं, तो आप देखिए कि उसके रिलेटेड आप फॉर्डर कैसे कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब रेफरेंस बुक हमारे पास नहीं है जिस तरह के सवाल आजकल आ रहे हैं सर। ओके, उसके बाद मित्रों हम आगे बढ़े फ्रीडम स्ट्रगल। अब उसमें भी सर ये जो टाइप के प्रश्न पूछे गए, हाँ, ये फमाइंस के रिलेटेड है कि व्हाई देयर वाज अ सडन स्पर्ट इन फेमिन्स इन द कॉलोनियल इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी, कि कंटिन्यूसली रिकरिंग फेमिन्स हुए, इतने सारे अकाल पड़े भारत के अंदर 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के अंदर। अब दिस इज नॉट गिवन इन स्टैंडर्ड बुक्स, ओके, बट जैसे ग्रोवर एंड मेहता हो गई है जो ऑप्शनल के लिए पढ़ते हैं, उसमें फेमिन्स के रिलेटेड अलग से एक चैप्टर डाला हुआ है। उसमें हमें देखने को मिलता है कि कंपनी के आगमन के कारण कुछ कुछ मैनमेड रीजन और कुछ कुछ आर्टिफिशियल रीजन के कारण फेमिन्स आए थे। अगर आपने ओवरऑल ब्रिटिश इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इंडिया पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के थ्रू, तो उसमें से आप थोड़ा बहुत लिख पाएंगे। मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली फेमिन्स की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, 3 4 5 फेमिन, अपने फेमिन कमीशन के बारे में पढ़ा होगा। अब दिस इज द प्रॉब्लम कि इसमें अभी ये पिछली बार की कोई बुक्स में नहीं था हिस्ट्री में, जैसे स्पेक्ट्रम है या और कोई रेफरेंस बुक है। अब होगा क्या कि ग्रेजुअली बाकी सारे ये सवाल के बाद 2 पेजेस ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद बच्चों को लगेगा कि भाई ये फलानी रेफरेंस बुक के अंदर आ गया है, बट प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो उस पीरियड में नहीं था जब ये सवाल आया था। ओके, तो इस प्रकार के सवाल बहुत आ रहे हैं, थीमेटिकली लिंकेज के साथ है द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर आपको सोचना पड़ेगा, हिस्ट्री को कनेक्ट करना पड़ेगा, वैसी कहानी आपको यहाँ से मिलेगी सर। ओके, ये इसका क्या सीन? जैसे ये है आर्मी क्यों जीत जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ओके ना, ये सवाल दिया गया है क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री कि व्हाई द ब्रिटिश वॉन इन इंडिया सर, है ना। तो ये तो आप प्लासी टू पार्टीशन देख लीजिए, स्पेक्ट्रम देख लीजिए, बिपिन चंद्रा साहब ने इसके ऊपर डिस्कशन किया है। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड सवाल थे, कुछ कुछ स्टैंडर्ड सवाल नहीं भी थे सर। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री में दूसरा एक तो सवाल गांधीयन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, रिवॉल्यूशनरी से आता है। आजकल तो वैसा सवाल आ रहा है कि गांधी नहीं होते तो भारतीय आजादी का आंदोलन कैसा होता। ओपिनियनेटेड क्वेश्चन सर ज्यादा पूछ रहा है सर। तो इसमें मतलब सर आप क्या कहेंगे? अपनी जो प्रीलिम के वीडियो में भी आगे बात चल रही थी कि Right, सपोज व्हाट बुक्स यू वुड रेकमेंड? इसमें सर मैं यही कहूंगा कि आपने जो स्पेक्ट्रम पढ़ी है या प्लासी टू पार्टीशन पढ़ी है, आइदर ऑफ द बुक्स, उसको आप पढ़िए, बट यू सी द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की कहां से सवाल निकाल रहा है। जैसे मॉडरेट्स के ऊपर से एक सवाल बड़ा प्यारा है कि मॉडरेट सक्सेस रहे हैं या फेलियर रहा है, वो फेलियर रहे तो क्यों फेलियर रहे हैं, क्या उनको फेलियर मानना जरूरी है। आजकल सर हिस्ट्री में ओपिनियनेटेड सवाल बहुत आ रहे हैं, तो इस तरह से हमको हिस्ट्री को एनालिसिस करना पड़ेगा। जो आपने पढ़ा है उसका एनालिसिस करिए। स्वदेशी मूवमेंट की इंपैक्ट भारत के ऊपर कैसी रही, कर्जन ने जो रिफॉर्म्स किए या कर्जन ने सो कॉल्ड भारत के बंगाल का पार्टीशन किया, उसके कारण नेशनल मूवमेंट के ऊपर कैसी इंपैक्ट पड़ी। तो इंपैक्ट सेंट्रिक सवाल आपको पूछ रहे हैं, रीजन सेंट्रिक सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा कि आप स्पेक्ट्रम या जो भी बुक आपने पढ़ी है उसी को ही आप रिवाइज करेगा बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वहां से, क्योंकि थीम तो वही की वही रहेगी सर। ओके, कि जैसे पाल पीरियड में बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंस क्या था, अगर मैं ये कह दूं कि राष्ट्रकूटों ने सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक कट आर्किटेक्चर के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, तो आपका फिर दिमाग चलना चाहिए कि रॉक कट का आर्किटेक्चर का मतलब है कि एलिफेंटा और इलोरा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये तो फिर आपने प्रीलिम्स में तो पढ़ा ही होगा, पर उसका एप्लीकेशन तो आना ही चाहिए आपको सर। इसके फॉलो ऑन में सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा। कुछ विद्यार्थी ये प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा ये थोड़ा जो आउट ऑफ द बुक टाइप का पूछ रहे हैं, वुड यू एडवाइस की जो ज्योग्राफी एज एन ऑप्शन, माफ कीजिए, हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके पीवाईक्यू के आंसर और क्या पूछ रहा है वो सब करके जाएं? सर हिस्ट्री प्रीवाईक्यू में एक्चुअली सर हिस्टोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आते हैं, उसमें थीम तो आपको मिल जाएगी ऐसी की ऐसी फमीन्स और उसके रिलेटेड, पर बड़े डेप्थ में आते हैं, 20 मार्क करके सवाल आ रहे हैं।
दूसरा कैसा हो रहा है कि जीएस के अंदर आपको जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, उसकी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, करंट के साथ लिंकअप करके लिखना है। वेरएस हिस्ट्री ऑप्शनल के जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उसके अंदर मेनली ऑथर सेंट्रिक लिखना होता है कि भाई सुमित सरकार नेशनल मूवमेंट को ऐसे देखते थे, शेखर बंदोपाध्याय उसको ऐसे देखते हैं, या पकड़ के चलिए कि वी विल सी कि मॉडर्न पीरियड के अंदर रामचंद्र गुहा ने गांधी के बारे में क्या ओपिनियन दिया है। अब ये चीज हमें सीधे सीधे जीएस के अंदर कहाँ इंप्लाई करना है, ऊपर से कॉस्ट बेनिफिट बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा और कंफ्यूजन ही होगा ज्यादा कैंडिडेट्स को। मतलब कुछ ऐसा कहीं पर सिमिलैरिटी है कि वहां पूछ रहे हैं ऐसा ही कुछ यहाँ पूछ रहे हैं? हाँ, सिमिलैरिटी है, थीम्स की तो सिमिलैरिटी है, मैं जरूर से कहूंगा। उससे थोड़ी आप टॉपिक की थीम को अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होगी। जी सर, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, अब एक तो चीज ये कि कुछ साल तो ऐसे के कुछ पूछा ही नहीं, हाँ, और फिर पूछते हैं कुछ बार तो बहुत ही अतरंगी हाँ पूछते हैं। अतरंगी पूछते हैं और कभी वेटेज भी बढ़ा देंगे क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, तो 40 से 15 मार्क का वेटेज है और कभी 0 मार्क भी हो गया, फिर अभी 40 मार्क हो जाएगा। सो वी नेवर नो कि यूपीएससी का नेचर क्या है। सर वर्ल्ड हिस्ट्री में भी यही है कि इसमें हमको थीमेटिक देखना है। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो है वो इवेंट सेंट्रिक नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक थीम है, वो अभी भी चल रहा है। हम लोग कहते हैं IR 4.0 साइबर फिजिकल रिवॉल्यूशन, तो शुरू इंग्लैंड से हुआ था, आज अफ्रीका एशिया में हो रहा है। जापान का मॉडल कैसे अमेरिका से अलग था, अमेरिका का मॉडल कैसे जर्मनी से अलग था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की इंपैक्ट आज की तारीख में कैसे हो रही है, उसके रिलेटेड आपको आया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड वॉर्स भी एक थीम है कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 मूलतः से एक ही वॉर है, इसको टोटल वॉर्स कहते हैं। बीच में एक 20 ईयर्स का गैप ड्यूरेशन था। क्यों? क्योंकि आप थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जैसे ये सवाल पूछा था कि देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर। यस, क्योंकि 1919 से लेके 1939 तक 20 साल के अंदर कम्युनिज्म, फासिज्म, नासिज्म, मिलिट्रिज्म, इतने अलग अलग प्रकार के इज्म निकल गए जिसके कारण डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, डेमोक्रेसी उभर के नहीं आई। इसको आपको इवेल्युएट करना था। अब ये आपको बेसिकली एक टाइमलाइन की पॉइंट ऑफ व्यू से एक पिक्चर तो क्लियर होना चाहिए। जब आपने पीरियड को पढ़ा होगा अच्छी तरह से, अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया होगा, तब जाके आप ये आंसर कर पाएंगे। अब दिस इज गिवन इन बुक्स लाइक अर्जुन देव और दिस इज गिवन इन दी एनसीईआरटीज एज वेल, है ना, ओल्ड एनसीईआरटीज है या स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, बट इसको आपको थीमेटिकली आना चाहिए, ना कि फैक्चुअली सर। तो मतलब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं, वो मेरे ख्याल से जैन एंड माथुर, वो कुछ बोलते हैं नहीं सर, स्वादे। जैन एंड माथुर इज फॉर द ऑप्शनल स्टूडेंट्स, बहुत ही वास्ट बुक है। 2 क्वेश्चन के लिए, एक टीचर के रूप में मैं विद्यार्थियों का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहूंगा, रियलिटी कह रहा हूँ। अर्जुन देव साहब की किताब आती है ओल्ड एनसीईआरटी, उसी को ही कोई प्राइवेट पब्लिशर ने फिर से रीपब्लिश किया है। आप उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, उसके अंदर से भी आप ओल्ड एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं सर। देन सर, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में तो कुछ खास सवाल पूछे ही नहीं, इसलिए Right. सैंपल में मैं डाल नहीं पाया, बट व्हाट शुड बी द वे फॉर इट? सर पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसा है कि इमीडिएट चैलेंजेस इंडिया को है, जैसे पिछली बार आया कि प्रिंस स्टेट्स के इंटीग्रेशन में क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा था। नेक्स्ट टाइम आएगा कि वल्लभ भाई पटेल का रोल प्ले कर दीजिए कि इंडिया के इंटीग्रेशन में क्या था। तीसरी बार आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर सेपरेटिज्म, रीजनलिज्म, जो जीएस पेपर 1 का ही टॉपिक है क्योंकि वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ जा रहा है। रीजनलिज्म इन इंडिया, द इश्यूज रिलेटेड टू कम्युनलिज्म इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट्स पार्ट ऑफ द जीएस, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का ही है, उसको आप सोसाइटी के साथ मत डील करिए। क्योंकि सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट, जैसे एक सर द्रविड़ नाडु का मूवमेंट है कि भाई तमिलनाडु के अंदर होने की शुरुआत हुई, पेरियार और जस्टिस पार्टी का इमरजेंस हुआ, डीएमके बन के आई, तो वो सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट क्या था? वो रीजनलिज्म का मूवमेंट था। तो वहां से सवाल सर आजकल आ रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि भारत में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ, क्या भारत के द्वारा या भारत के लिए अच्छा रहा है या नुकसानदायक रहा है? अब दिस इज क्वेश्चन ऑफ रीजनलिज्म, बट दिस इज एक्चुअली गिवन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। क्योंकि 1956 से जिस प्रकार का स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो आपको इंडिया की जर्नी देखनी है। लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं तो कैसे हुए, जैसे आपके आपके सब्जेक्ट के अंदर भी सर डील होता है, वैसे ही यहाँ भूदान के ऊपर आपको पूछ दिया गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी में किस तरह से टैकल किया है, हमने लड़ाई या लड़ी, तो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के अंदर नाम का इंपॉर्टेंस क्या है, जो जीएस पेपर 2 में भी बच्चे पढ़ते हैं। पर हिस्टोरिकल सेंट्रिक पूछना चाहिए आपको, उसके रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा सर। इधर सर वो बिपिन चंद्र की इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इतनी जारी की थी, उसमें सर सिलेक्टेड चैप्टर्स करिए। मैं कहूंगा कि जैसे लैंड रिफॉर्म सेंट्रिक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें भी आजकल सवाल ये आ रहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को सवाल पूछा। एक बार सवाल पूछा
कि रशिया मतलब यूएसएसआर बन गया था, उसने लेनिन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 में लागू की, उसकी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के साथ क्या रेलेवेंस है? इंडिया ने भी ऐसी पॉलिसी, क्योंकि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी लगाई थी। तो अब वैसे कंपेरेटिव सवाल आ रहे हैं यहाँ से और यहाँ से इकट्ठा करके, अब दोनों पढ़े होंगे, अच्छी खासी कनेक्टिविटी लाई होगी। तो जैसे आपने कहा ना कि सर एक अच्छा फिल्म एक्टर बनने के लिए पहले एक्टिंग आनी चाहिए और पूरा का पूरा आपको मसाला आना चाहिए, उसके बाद ही आप घुड़सवारी सीख सकते हैं। यहाँ भी यही कहानी है कि आप पूरा की पूरी कहानी सीखो, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसमें पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस करके एक किताब है एनसीईआरटी की, पॉलिटिकल साइंस की, उसमें से भी सिलेक्टेड टॉपिक सर हम करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे इमरजेंसी है, इमरजेंसी अच्छी रही कि बुरी रही भारत के लिए, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे थे सर, इस तरह से। जी सर। मित्रों, जो मैंने आपको आगे बताया, प्रतीक सर जीएस के लिए भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ाते हैं। और जैसे सर बता रहे थे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो हिस्ट्री है उसके कुछ थीम्स क्वेश्चन वो जनरल स्टडीज में भी रिपीट होते हैं। तो उन सबके पिछले इतने सालों के ट्रेंड को देखते हुए उन्होंने करीब 50 ऐसे टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है कि जो उनको लगता है कि थोड़ा मतलब वो पढ़ेंगे तो उपयोगी होगा। इधर हम लोग वो सब शेयर बाजार की गैस मास्टर गिरी वो यूट्यूब वाले कुछ लोग चलाते हैं, हम नहीं चला रहे हैं। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर कि इतना पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मिलेगा ही, उसमें। एग्जैक्टली। और ये ऐसा नहीं कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ही इज गोइंग टू टीच दिस टॉपिक्स इंक्लूडिंग जो भी उसके पावर पॉइंट नोट्स हैंडआउट सब बनेंगे। राइट। सर ये पूरी जो लिस्ट बनाई उसके बारे में कुछ हमें बताइए। सर ये लिस्ट है, मतलब मैंने टेंटेटिवली डाली हुई है। जैसे कि एक टॉपिक है कि इंडियन कल्चर आउटसाइड इंडिया किसने फैलाया, क्यों फैलाया, आज के साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारतीय संस्कृति का कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल थे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, किस तरह से फैला है। भक्ति मूवमेंट के बहुत सारे वेरिएशन है। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर सवाल आया, एक बार सवाल आया भक्ति लिटरेचर की डिस्कशन कीजिए कि इंडियन सोसाइटी को कैसे इम्पेक्ट कर रही है। अभी इस बार मैं कराने वाला हूँ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, कि भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र अलग था फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। भक्ति मूवमेंट के अंदर ही और भी वेरिएशंस है, क्या भक्ति मूवमेंट और सूफीज्म के बीच में सिमिलरिटी है, डिफरेंस है। तो इस प्रकार के एनालिटिकल टॉपिक्स हम लोग करेंगे सर। ओके, तो बहुत सारे 50 से अधिक है। एंशियंट मिडिवल की कल्चर का पार्ट, आर्ट एंड कल्चर पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसके 50 से ज्यादा टॉपिक्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। इसके ऊपर मैं क्यूपी कराऊंगा। और ये तो आपने अच्छा टॉपिक पढ़ा, इंडियन कल्चर आउटसाइड इंडिया, तो ये तो ऐसी चीजें निबंध में भी कुछ जगह लिख सकते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी यूज कर सकते हैं। सर हिस्ट्री का फायदा ये है कि पिछले 2 साल के ऊपर से निबंध आ रहे हैं। एक पूछ दिया कि हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन, तो मूलतः से एनलाइटनमेंट के साथ और इतिहास में वही जीता है जो साइंस को बढ़ावा दे रहा है, बाकी जो ख्यालों में रहते वो कभी इतिहास नहीं बना पाए। दूसरा एक आया हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप अगर पूरी भारतीय इतिहास को देखोगे कंटिन्यूअसली, इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम्स ही है, एक ही एक गलतियां दोहराई गई है, तो निबंध में भी बहुत काम में आएगा सर। बिल्कुल सर, तो साइंटिफिक मैन बनना है, बाबू सोना मैन नहीं बनना है। स्ट्रक्चर तरीके से तैयार करिए, सर ने जैसे जो सब चीजें आपको बताई उसके लिए भी, और सर के अभी नए अलग अलग कोर्सेज भी आ रहे हैं, उसका फायदा उठाइए। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंस के अंदर सोसाइटी के बारे में, और प्रतीक सर इसकी भी हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो सर ये जो सोसाइटी टॉपिक है वहां पर ये रिलीजन, रीजन, एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, विमेन, अर्बनाइजेशन, जो प्रश्न पूछे गए मैं आपको बताऊं कि अर्बनाइजेशन में जैसे टायर 2 सिटीज एंड मिडिल क्लास उभर रहा है, या हैदराबाद वगैरह सिटीज, तो कुछ तो ऐसा आता है कि जो फ्लड्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स के साथ भी कवर हो रहा है। कुछ आता है जो इकोनॉमी टाइप का, जैसे विमेन पर गिग इकोनॉमी का क्या पॉजिटिव नेगेटिव असर रहा है, फिर ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट के नाम पर वर्क फ्रॉम होम और बिटकॉइन की भारत के समाज पर क्या असर हुई है, से लेके फिर जो जनरल टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी वगैरह से निकल के आए, ट्राइबल कम्युनिटीज, प्लुरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्स का मतलब। सो सर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सर इसमें 2-3 चीजें, एक तो आधा सोसाइटी का पोर्शन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जैसे रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म वाला पार्ट है उसमें कवर हो रहा है। वुमेन सेंट्रिक इश्यू और जो उसका स्टैटिक पोर्शन है वो सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी आती है जो इंडियन सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई है, स्टैंडर्ड 11-12 की, उसमें से बेसिक आपको समझ में आएगा बच्चों को जिसने नहीं पढ़ा हो, उसकी एप्लीकेशन इनको करंट के साथ करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो चल रहा है, ऐसे फॉर एग्जांपल कोविड की इम्पैक्ट है ना, यहाँ ये पूछ दिया था वर्क फ्रॉम होम की इम्पैक्ट इंडिया के सोशल लाइफ के ऊपर क्या हो रही है। प्रैक्टिकली देखोगे तो मैं खुद वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो वर्क एंड होम के बीच में कैसे बैलेंस किया जा रहा है, तो हमने तो इसको फील किया था सर, है ना। ये क्वेश्चन देखने के बाद आई रियलाइज दिस पार्ट कि व्हाट इज द इम्पैक्ट। ओके, अब दिस इज बीइंग फेल्ट बाय एवरीवन ओवर हियर। ओके ना, समझे कि भाई किस किस तरह से, तो मूलतः से इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हमको देखने को मिलेंगे। ईपीडब्ल्यू हो गया है, ईपीडब्ल्यू के अंदर आर्टिकल्स आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर्स, खास करके सर ये जो टॉपिक्स है ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट on the Indian society, how elderlies are getting affected, how the young children are getting affected, globalization one way two way अलग अलग प्रकार से हो रहा है।
तो इंडियन सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स है, जैसे किसानों के ऊपर क्या अफेक्ट हो रही है, तो इस तरह से आपको सवाल आ रहा है। ट्राइबल कम्युनिटी कैसे अफेक्ट हो रही है सर, ओके। ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर ऑलरेडी वो हम लोग जो हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं उसमें पढ़ते ही है कि हाउ द ट्राइबल इंटीग्रेशन हैज टेकन प्लेस, है ना। ट्राइबल पंचशील करके एक पॉलिसी आई थी नेहरू जी के समय की, उसके बाद ग्रेजुअली हमने ट्राइबल सब प्लान की निर्माण की और बहुत सारी कहानियां हैं। तो उसके रिलेटेड हमने भारत सरकार ने क्या क्या प्रोविजंस किए हैं आज की तारीख में ट्राइबल अपलिफ्टमेंट को लेके, वैसे सवाल आ रहे हैं, क्यों मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं आ पा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सर काइंड ऑफ वैसे क्वेश्चंस है विच आर मेनली रिलेटेड टू द करंट, बट स्टैटिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। पॉपुलेशन सेंट्रिक डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक डिजास्टर आज की तारीख में एक दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती रहती है, तो हमें ये पता होना चाहिए। बाकी अर्बनाइजेशन है, अर्बन फ्लडिंग है, इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन है, हमें सिटी प्लानिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब तो सर आजकल उसमें हिस्ट्री भी डाल रहा है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज आज के स्मार्ट सिटीज का निर्माण में कैसे हेल्प कर सकते हो, उसका उदाहरण दीजिए, वैसे सवाल आ रहे हैं। तो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स के साथ लिंकअप किया जा रहा है हिस्टोरिकल बेसिस को सर, ओके। तो वैसी है। बाकी सोसाइटी में अलग अलग समाज है, जैसे ये पूछ दिया कि प्लूरलिज्म, टॉलरेंस एंड असिमिलेशन आर द की एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग इंडियन सेक्युलरिज्म, ओके। तो मूलतः से पूछा गया कि इंडियन सेक्युलरिज्म किस तरह से, उसके अलग अलग कीवर्ड्स है, ओके। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्लूरलिज्म, हाउ दी टॉलरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके ना, समझे। तो यू कैन गिव हिस्टोरिकल एग्जांपल्स कि हम तो टॉलरेंट सोसाइटी थे, भारतीय समाज के अंदर जितने भी संप्रदाय है वो सर्वधर्म संभाव के मानते हैं, और अशोकन पीरियड से ही हमारे पास एविडेंसेस है। उसके पहले बुद्धिज्म, जैनिज्म, 300 से ज्यादा संप्रदायों का उदय हुआ। तो हमें बेसिकली इंडियन सेक्युलरिज्म को बेसिकली सोसाइटी के साथ लिंकेजेस के साथ लिखना है सर, ओके। तो इसके रिलेटेड करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स और कहीं ना कहीं आपको जो सोसाइटी का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आप लिंकअप करोगे तो ये क्वेश्चंस को सर टैकल कर पाएंगे सर। और मित्रों यहाँ पर जो इकोनॉमी के सवाल है, कुछ तो कंटेम्पररी इश्यूज हैं, हाँ। और ये बिटकॉइन वगैरह असल में आइडियली दे शुड आस्क इट इन जीएस पेपर 3, पेपर 3। तो जीएस यहाँ 3 ऐसा कुछ और भी है, स्मार्ट सिटी के बारे में भी कुछ बार उन्होंने पेपर 1 में पूछा है। पूछ दिया नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वो पॉवर्टी हेल्प में कैसे मदद करे, आइडियली दे शुड आस्क इन पेपर 2, पर इधर पूछा है। पेपर 3 बट एनीवेज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थिंग्स, राइट सर। तो तैयारी इसमें तो वही जो मंथली मैगजीन वगैरह आप देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने जो थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं वगैरह पे अपनी चर्चा चलती रहे। इसके बाद आगे का मुद्दा आता है कि मेंस पेपर 1 में ज्योग्राफी और बाकी के पेपर्स भी की हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा अपनी जारी है। यस मित्रों, तो हम लोग देख रहे थे मेंस की स्ट्रेटेजी, जहां अब तक हमने मेंस पेपर 1 में हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये सब देखा प्रतीक नायक सर के साथ। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और मेंस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी पूछी जाती है उसकी पूरी रणनीति के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुदर्शन गुजर सर। सर के परिचय की वैसे जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अनअकैडमी में नंबर 1 एजुकेटर, वॉच टाइम के हिसाब से मोर देन 600 मिलियन वॉच मिनट्स, जो मेरे ख्याल से सभी कैटेगरी में शायद सबसे नंबर 1 है, और 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स अनअकैडमी पर। सर का खुद का यूट्यूब चैनल है, उसमें भी उन्होंने करीब 1.50 लाख सब्सक्राइबर्स, और उसके लिए यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन भी मिला। और सर के सारे कोर्सेज चलते हैं, खासकर एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। सर अब यहाँ पर मैं देख रहा था, जब हम बात करते हैं फॉर ज्योग्राफी फॉर मेंस पेपर 1, उस सिलेबस के हिसाब से क्लाइमेट, डिजास्टर, फिजिकल, रिसोर्स, इंडस्ट्रियल लोकेशन वगैरह लिखा तो है, लेकिन जब पेपर निकाले, अच्छा प्राइमरी रॉक पूछा, वेदरिंग प्रोसेस, इस्थेमस, फिशिंग, तो मतलब कुछ पैटर्न निकल के दिखता नहीं तुरंत कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नहीं, बहुत सर, मतलब आपने जो पूछा है ये एक लर्नर के दृष्टिकोण से ही पूछा है। लर्नर एकदम जब मेंस के पेपर ऑब्जर्व करेगा तो बहुत दिक्कत है, बट मैं कहूंगा एटलीस्ट पिछले 10 सालों का आपको एक बार पैटर्न देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने लर्नर्स के लिए थोड़ा काम आसान कर दिया है। सर मैंने ज्योग्राफी में कुछ थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं विद द टॉपिक्स, और कुछ ऐसी थीम्स भी मैंने आइडेंटिफाई की जो रिपीट होती है मेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो पहली थीम है हमारी, जो पैटर्न है वो है फिजिकल ज्योग्राफी का। लगभग पिछले 5 से 10 सालों के अंदर 10 से ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट आए हैं, कोई करंट अफेयर्स का ज्यादा रोल नहीं है। आपने पढ़ा है एनसीईआरटी टॉपिक को, समझा है, ज्योग्राफी को पढ़ा है, तो ये बन जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। जैसे भी प्राइमरी रॉक है, ट्रोपोस्फियर क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रेस हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, मैपिंग में पढ़ते हैं, लेकिन कई बार उसका यदि आप थोड़ा न्यूज़पेपर से कनेक्ट करेंगे तो यूज अपने को समझ आ जाएगा। अब वोल्केनो कहाँ दुनिया में कहाँ आ रहे हैं, पहले आते थे कि दुनिया में वोल्केनो क्यों आते हैं, इस बार थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया, करंट अफेयर बेस्ड पूछ लिया था कि इस साल में कितने ज्वालामुखी का उद्गार हुआ वो बताओ। तो इनडायरेक्टली वो आपने प्रीलिम्स में भले ही क्वेश्चन ना आए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी करी थी, सारे वोल्केनोस पढ़े थे, वो अब यहाँ काम आ जाते हैं अपने को। ये मेजर माउंटेन, सरकमपेसिफिक, ये डायरेक्ट सवाल है, इनमें ज्यादा एकदम खूब ज्यादा करंट डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतने अपना स्टैटिक से भी नॉलेज। तो एक थीम तो सर फिजिकल ज्योग्राफी की हो गई,
मींस कोर ज्योग्राफी, कॉन्सेप्ट, स्टैटिक वाला पोर्शन। इसके बाद में आगे यदि हम जाएंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इश्यूज बेस्ड। देखो यार, आपको समझना पड़ेगा कि इश्यूज क्या होते हैं। मोर देन 15 क्वेश्चन है। इश्यूज मतलब ज्यादातर इशू हमें, हमारे लिए, हमारे इश्यूज, हमारी समस्या मतलब इनडायरेक्टली ज्यादातर इंडिया से रिलेट है कि इंडिया में क्या समस्या हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्योग्राफी जो सबसे बड़ी दिखती है इंडिया में, हिमालयन माउंटेन। अब हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड की समस्या है सर, ये रिपीट 2 बार 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। वेस्टर्न, और आप देखोगे तो दोनों के कंपैरिजन के साथ 2 बार ऐसे रिपीट हो गए कि वेस्टर्न घाट और हिमालय का लैंडस्लाइड के बारे में इशू। तो ये इशू हो गया। कल को हो सकता है एक क्वेश्चन इनफेक्ट आ चुका और आगे भी आ सकता है कि यहाँ सिर्फ लैंडस्लाइड इशू नहीं है, बढ़ता टूरिज्म जो है वो भी एक प्रॉब्लम कर रहा है। तो कब इन्वायरमेंट से कनेक्ट होकर आ जाए। अब फिर क्या होगा कि मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट का टेस्ट दे देगा तो क्लाउड बस्ट के बारे में पूछ लेगा थोड़ा सा, ठीक है। कई बार फ्लैश फ्लड आ गए, या कई बार जो ग्लेशियर पिघल के और फिर कई बार ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो जाता है। तो इशू बेस्ड आपको इंडिया के पहचानने पड़ेंगे, ठीक है। अब बाकी तो एग्रीकल्चर, वाटर प्रॉब्लम, वाटर का भी आप मान लो ऐसे नहीं पूछेगा तो अर्बन फ्लडिंग के बारे में पूछ लेगा। तो इंडिया में क्या समस्या है उस थॉट में आप ये वाले इस पैटर्न को समझें। इसके बाद में एक तीसरी थीम है नेचुरल रिसोर्सेज, भारत के भी और साथ ही साथ में इसमें इंडस्ट्रीज में मैंने इंक्लूड कर दिए, वर्ल्ड के रिसोर्सेज भी। लेकिन ध्यान रखना कि बहुत कॉमन इंडस्ट्रीज पे ज्यादा काम नहीं करने लगे आजकल, ये थोड़ी अजीब इंडस्ट्री के बारे में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल की जूट की इंडस्ट्री के बारे में पूछ लिया, धीरे से कॉटन इंडस्ट्री के बारे में पूछ लिया। अब जैसे अपने को मालूम है कि अब थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है तो कोई भरोसा नहीं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए या चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आ जाए कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। नहीं तो कुछ मान लीजिए उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा और अपडेट कर दिया तो लिथियम आयन बैटरीज और इस तरह से इस नई इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो इंडस्ट्री थोड़ी सी अलग प्रकार की आती है। बाकी तो ये रबर वगैरह का बेसिक कहानी है, तो आपको ये थोड़ा सी एक थीम पहचाननी पड़ेगी। बाकी तो ये बेसिक्स हैं, आयरन एंड स्टील वगैरह, बट इसके बियॉन्ड आपको थोड़ा सा जाना होगा। एक और बस इसमें कहूंगा कि आर्कटिक रीजन जो है, आर्कटिक रीजन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी मतलब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो कई बार अपॉर्चुनिटीज आ रही है मिनरल्स की वहां पर। इसके साथ में रिपीटेड थीम्स है, करीब 5 से 6 थीम्स ऐसी मैंने लिखी हैं जो रिपीट होती हैं, लाइक फ्लड, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल मेल्टिंग, जैसे मैंने अभी आपको कहा लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। तो एटलीस्ट आप ये सर मतलब कुछ मैंने ऐसी थीम्स निकाली थी जो लर्नर को बहुत मतलब मदद करेंगी। मित्रों, इसके लिए सुदर्शन सर ने एक पूरा वो नए हैंडआउट पे काम कर रहे हैं कि करीब उन्होंने 50 से ज्यादा ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, उनमें मतलब पुराने पेपर्स बाकी सब चीजों को देखते हुए जो काम के लगते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिडिक्ट करने के लिए जो यूट्यूब पे लिस्ट बना दी, नो, ही इज गोइंग टू एक्चुअली टीच द टॉपिक्स एंड दे आर गोइंग टू बी इन द हैंडआउट पावर पॉइंट आल्सो। तो सर इसके बारे में मेंस पीवीपी प्रोग्राम रहेगा, उसमें यही प्लान किया है मैंने कि एक तो पीवाईक्यूज का तो डिस्कशन होगा ही, मेंस के मॉडल आंसर भी मैं देने का प्रयास करूंगा। ये 50+ टॉपिक इस तरह से मैंने अपन बनाएंगे कि कुछ तो मैं जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो क्लास में समझाने वाली चीजें, वो भी मैं करा दूंगा, और साथ ही साथ मेरा प्रयास ये है कि मैं कुछ रीडिंग रेफरेंस मटेरियल भी दूंगा कि जैसे अभी तो मैंने टॉपिक बना दिया और क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी का मैं आपको एक तरह से 200-300 वर्ड का एक राइटअप दे दूंगा, करंट कॉन्टेक्स्ट बता दूंगा। तो मान लो लेट से सपोज कि डायरेक्ट फॉर एग्जांपल पोलर वोर्टेक्स से नहीं आया क्वेश्चन, पर करंट डेवलपमेंट में कुछ भी होगा तो कभी भविष्य में काम आ सकता है उसको। अब ये कितना बढ़िया गजब की एक टॉपिक है सर, थीम है कि हम कहते हैं इन्वायरमेंट में सारी दुनिया आगे आ गई, दुनिया आ गई, लेकिन यदि कोई ध्यान से देखे तो सिर्फ नॉर्थ वर्ल्ड जो है हमारा, वही उसी ने अपना सब डेवलपमेंट भी कर लिया है और वही आगे रहता है। अफ्रीका और नीचे वाले कंट्रीज के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। तो ऐसा नहीं लगता क्लाइमेट डिवाइड हो रहा है? तो इस थीम पे कई बार ऐसे सवाल बन सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल बन सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे फोकस करा है। सर इसमें एक दो प्रश्न लर्नर्स की तरफ से जो मैं आपको पूछना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, ये जो चीजें जैसे ये प्राइमरी रॉक और स्ट्रेट इस्थेमस, ऐसा टिपिकल पूछने का शायद पहले रिवाज नहीं था, ये अचानक से बॉम्ब फूटा है। हाँ। तो अब इसको देखते मतलब फिजिकल ज्योग्राफी कितना और कहां से तय किया जाए? सर मुझे ऐसा लगा, आपका बिल्कुल कहना सही, लेकिन देखो अब मैं आपके सामने 4-5 टॉपिक ऐसे बता सकता हूं जैसे ओशन करंट, साइक्लोन, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक, वोल्केनो। अब ये जो मेन टॉपिक थे रिपीट होने लगे थे, मतलब जो मेन आते थे, जो फेमस टॉपिक्स हैं वो हो गए थे, रिपीट हो गए थे। एयर मास पूछ लिया है, साइक्लोन पूछ लिया, अब बचा क्या फिजिकल में, या अब लिखा हुआ है सिलेबस में। तो मुझे लगता है बहुत ही बेसिक चीजों पे आ चुके हैं। तो यहाँ हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ नया इस बार आ जाए जो फिजिकल में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जैसे वो एक बार मेंटल प्लूम पूछ लिया था। जी। तो इस बार लर्नर्स को थोड़ा तैयार रहना होगा इन सब चीजों के लिए भी। अच्छा सर, एक दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे ये पूछा रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और वो उसमें एनवायरमेंट इश्यू,
अब जीसी लियोंग वगैरह में या कुछ माजिद हुसैन में वो सिर्फ बताते हैं कि यहाँ ये चीज पाई जाती है। अब बिल्कुल। इसके बियॉन्ड जाके ये जो चीजें पूछ रहे हैं, हाउ टू गो अबाउट दिस। अब सर वही चीज है कि ये बिना न्यूज़पेपर के, बिना डाउन टू अर्थ के, जैसे आर्टिकल्स हम लोग करते हैं जिसमें आप जो आर्टिकुलेट मैगजीन बना रहे हैं या मेरा हफ्ते भर का जो इश्यूज आ रहे हैं रिलेटेड विद यूट्यूब पे, उनमें ये सब चीजें एक्स्ट्रा कवर करने वाला हूं मैं। तो ये सारी बातें बिना रीडिंग्स के नहीं बनेंगी सर। तो आधा क्वेश्चन बन जाएगा, आधा नहीं बनेगा, तो उसके लिए अपने को रीडिंग लगेगी सर। ये आपने सर सही कहा। और दूसरा की जो 150 वर्ड 250 वर्ड में ये चीजें बनानी होती हैं, तो जीसी लियोंग वगैरह में या जो 2 लाइन की मुद्दा है उधर से जो मिला स्टार्टिंग उसको बस हो पाए। हाँ आगे करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो पर्सनली मुझे लगता है सर वो जो माजिद हुसैन की वर्ल्ड ज्योग्राफी की किताब कुछ लोग बोलते हैं, बट आई डोंट फाइंड इट रेलेवेंट फॉर द स्कोप ऑफ एग्जाम, क्योंकि वो तो जनरल नॉलेज जैसा दिया ना, हर सर देश में मतलब क्या मिलता है। एक बात क्लियर है कि जब भी चीजें इन्वायरमेंट से कनेक्ट होगी या डिजास्टर मैनेजमेंट से कनेक्ट होगी, किताबों का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर चीज करंट अफेयर। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जो नेशनल प्लान होगा वो अपडेट करना पड़ेगा, एटलस वल्नरेबिलिटी एटलस अपडेट करनी पड़ेगी, तो सारा कंटेंट अपडेटेड ही रखना पड़ेगा। नहीं एब्सोल्युटली सर। तो इसीलिए मित्रों, मतलब एक तो तैयारी बेशक खुद से भी हो सकती है, बट स्ट्रक्चर तरीके से जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनके द्वारा की जाए तो इट विल हेल्प यू। और ये जो सर ने सब उसे स्ट्रक्चर तरीके से कुछ 50 टॉपिक्स की पूरी लिस्ट बनाई है, उसको आप करें। अब देखिए, ये इधर कोई ऐसा शेयर मार्केट टाइप का नहीं चल रहा है कि ये टॉपिक आइडेंटिफाई किया और इसमें से प्रश्न आएंगे, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि प्रीलिम्स के मुकाबले मेंस में इस टाइप का जब आप कुछ बनाते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसका स्ट्राइक रेट या संभावना वही थोड़ी ठीक ठाक रहती है, मतलब क्योंकि सीमित चीजें बार बार रिपीट होने वाली हैं। इसमें ना बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं। जैसे मेन मकसद यही था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलेट का क्वेश्चन आ जाए, बट इस आर्टिकल के लिए मैं आपको जो करंट कॉन्टेक्स्ट दूंगा वो यूज हो जाएगा आपको कहीं। करेक्ट। तो इतना आप खुद निकालोगे तो इतना समय नहीं है अब आज के लिए, इसलिए लर्नर्स के लिए अपन कर रहे हैं। इधर नहीं पूछा तो मेंस पेपर 2 में वो माल न्यूट्रिशन का मुद्दा या मेंस पेपर 3 में कॉपरिंग पैटर्न है, उस हाँ, पर हाँ। आएगा ही मिलेट्स का सीधा, या आप लिख सकते हैं। सो यस, तो मित्रों सर के सब कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट या ज्योग्राफी, फॉर बोथ प्रीलिम्स मेंस। और मेंस की अलग क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम बोल के सर अलग से ही पूरी सिस्टम बना रहे हैं। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दी है, टेक बेनिफिट ऑफ इट सर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो पूरे उनकी क्लास का स्ट्रक्चर है, डाउट क्लियरिंग, प्रीलिम और मेंस, और इस बार वो मेंस आंसर राइटिंग की भी सब चीजें उसमें करवाने वाले हैं, लर्निंग विद मैप्स एंड पोल्स, और सारी अपनी अनअकैडमी के सिस्टम से अब वाकिफ है। सर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। नाउ वी मूव टू मेंस पेपर 2। मेंस पेपर 2 में आते हैं 4 मुद्दे: पॉलिटी, गवर्नेंस, वेलफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इस पर भी हम इसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ आगे और डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। आज के लिए अगर मुझे जल्दी से बताना हो तो देखिए, जहां तक पॉलिटी की बात है, बेसिक स्ट्रक्चर, कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल टू लोकल गवर्नमेंट, अलग अलग बॉडीज, आप पाएंगे कि इसमें ज्यादातर कंटेम्पररी इश्यूज पे फोकस होता है रादर देन प्योर थियरी जो आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ी है। तो इसके लिए आपने पिछले 2 साल के जो भी करंट अफेयर पीडीएफ फाइल्स, उसके कंपाइलेशन और उसमें जो जो इश्यूज बर्निंग रहे, चाहे बिल्स हो, एक्ट्स हो, जजमेंट्स हो, उसको आप देखिए। कुछ बार ऐसा भी होता है रैंडम कुछ पूछ लेते जजमेंट कि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और उसके ऊपर हाईकोर्ट के बीच कुछ तनातनी हुई, उसका पूछा, जो हमने कभी सोचा भी नहीं हो कि ऐसा कुछ हुआ था। दूसरा हम पाते हैं कि जो पंचायती राज बॉडीज या दूसरी जो भी बॉडीज है, ह्यूमन राइट कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन वगैरह, तो उनमें पूछने का एक टोन रहता है कि इनकी क्या वीकनेस है, क्या ये आपको लगता है अपना काम बहुत बेहतरी से नहीं कर पाए। सो दोस टाइप ऑफ पॉइंट्स यू शुड गैदर, इंक्लूडिंग वे फॉरवर्ड कि हमें इसमें ये रिफॉर्म्स लेने की जरूरत है। सो दैट इज द जनरल थीम फॉर प्रिपेयरिंग द प्योर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। दूसरा जो मुद्दा बनता है वेलफेयर। वेलफेयर में देखिए, वेलफेयर प्रोटेक्शन, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, घिसे पीटे मुद्दे रिपीट हो रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफर के क्या फायदे हैं, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन में भारत ने क्या नई नीति बनाई, या फिर कि क्या हम अभी तक अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए। माइक्रो फाइनेंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनका एक फेवरेट टॉपिक 2-3 बार रिपीट हो चुका है। इसका मतलब सोर्स क्या है, तो या तो इकोनॉमिक सर्वे के आप पिछले 5 साल के सब देख लो, जो भी उसके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड थीम्स आइडेंटिफाइड, और योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन के प्रीफेस आप देख लो 2 साल के, तो भी आपको काफी कुछ मिल जाता है। फिर कुछ बार पूछने का रिवाज था एफडीआई पॉलिसी फॉर वेरियस सेक्टर्स। हालांकि आजकल आप पाएंगे एफडीआई में बहुत ज्यादा रिफॉर्म हुए नहीं, आई थिंक लास्ट वो किया था इंश्योरेंस के बारे में, तो ये थोड़ा कम लगता है। पॉलिसी मेकिंग के कुछ प्रश्न आते हैं, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप 1-2 केस स्टडी खुद से ही बना के रखो, ताकि जो भी पूछे डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में ये खामियां थी या ये सुधार की जरूरत है। सो मैनेजेबल, क्योंकि रिपीटेटिव चीजें आती। उसके बाद मुद्दा आता है गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, रोल ऑफ आईएएस।
अब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो हर बार नहीं पूछते, जैसे रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, रोल ऑफ आईएएस। अब वो करना है तो आप कोई भी गवर्नेंस की बुक एम लक्ष्मीकांत या वो एम कार्तिकेयन की है, अदरवाइज जो भी कोचिंग मटेरियल या पीडीएफ आप यूज कर रहे हैं, दैट यू कैन डू। और उसको आप एनरिच करें विद करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल्स। फॉर एग्जांपल की किसानों का प्रेशर ग्रुप, इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रेशर ग्रुप, उनके चलते सरकार ने अपनी नीतियों में हाल के समय में पिछले 2 साल में क्या बदलाव किए। फॉर एग्जाम्पल की जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, लेकिन उसमें कुछ सेक्टर नहीं थे, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी ने की हमें ये चाहिए, उस हिसाब से ड्रोन पे ज्यादा सब्सिडी दी जाए, या फिर कि उसकी जो कट ऑफ डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए, वगैरह बहुत सारी चीजें चलती है। सो यू कैन एनरिच योर आंसर लाइक दैट। न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल पे नजर होनी चाहिए। ई गवर्नेंस के नाम पे आजकल आप देखते हैं तो थोड़ा लेटेस्ट चीजें पूछते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या एप्लीकेशंस है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने भी बढ़ चढ़ के बात है, यूपीआई, बीम और ओएनडीसी वगैरह चीजें, तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। इस पे मतलब करने के लिए क्या, यही सब मंथली पीडीएफ से लेके इकोनॉमिक सर्वे के आसपास अपनी बात हो। सो दैट वाज अबाउट गवर्नेंस एंड वेलफेयर। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ मेंस पेपर 2 इज इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए, एक तो अपने नेबर्स के साथ अपने क्या रिश्ते हैं, दूसरे अपने नॉन नेबर्स जो अपने पड़ोसी नहीं लेकिन दूर है, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे कदावर मजबूत देश, उनके साथ क्या नीति है। डायस्पोरा, भारत के लोग जो विदेश चले गए, हालांकि उसके बारे में हर साल नियमित रूप से नहीं पूछते, पर थोड़ी नजर होनी चाहिए। खासकर ये जो भी मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन, रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन चल रहे हैं, से लेके बहुत कुछ। फिर इंटरनेशनल ग्रुप्स अग्रीमेंट और उसकी भारत पे क्या असर हो रही है, इसका अगर सोर्स निकाले तो वही सब मंथली पीडीएफ कॉलम्स और इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी पतली सी किताब, स्टडी मटेरियल, एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, वो आजादी के बाद का क्या क्या चला, उसके आसपास आप जोड़े तो आई थिंक अराउंड 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पर उसमें 2-3 तो आप बना सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन। नाउ वी मूव टू मेंस पेपर 3, जहां पर ये इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, साइंस, टेक, इंटरनल सिक्योरिटी सब आता है। सबसे पहले हम बात करें इकोनॉमी की। डिपेंडिंग ऑन द ईयर 125 से लेके 150 मार्क्स, ये और मतलब मेंस पेपर 1 2 3 को कंबाइन करो, कुछ ना कुछ हो जाता है। नाउ इकोनॉमी के अंदर वैसे सिलेबस के हिसाब से इंक्लूसिव ग्रोथ, बजटिंग, इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट में से इतने इतने सब पूछे, पर ये ग्राफ को इतना आप जोर ना दीजिए। कुल मिलाकर इकोनॉमी में 2 जात के सवाल आते हैं। एक तो होते हैं वही घिसे पीटे मुद्दे, इंक्लूसिव ग्रोथ, जीडीपी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। फिर आता है पॉवर्टी और जॉब क्रिएशन कैसे करोगे, तीसरा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाओगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या तकलीफ है, क्या फोकस है, जीएसटी और एफडीआई में क्या नीतियां नहीं बदली, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के क्या प्रॉब्लम्स। तो यू फाइंड इफ यू गो थ्रू 2013 से नया सिलेबस आया तब से लेके अब तक देखो, यही चीजें रिपीट होती है। सो दिस इज वन सेट ऑफ क्वेश्चन। दूसरे कुछ बार आते हैं अतरंगी रैंडम बॉम्ब्स, जैसे कि जीडीपी कैलकुलेशन में 2015 में क्या रिफॉर्म लिया, उसका 2020 में कुछ प्रश्न पूछा, तो वो तो मटेरियल में हमने सब इतना याद रखा ना हो, पढ़ा ना हो। फिर एक बार पूछा कि बजट में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या बदलाव किया, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा पूछ लिया। फिर कुछ पूछा कि 14 फाइनेंस कमीशन की फॉर्मूला क्या थी, जबकि 15 फाइनेंस कमीशन भी अपना रिपोर्ट देके बैठा, तो हम सब तो 15 फाइनेंस कमीशन करके 14 का इतना कौन करे। सो यस, देयर आर सम क्रेजी क्वेश्चंस लाइक दिस आस्क्ड, पर उस पे बहुत ज्यादा हमें लेफ्ट राइट नहीं करनी चाहिए। पहला अपना फोकस होना चाहिए उन सब क्लीशेड चीजों को खत्म करने की। ये सब कहां से खत्म होंगे, तो बहुत आसान है। इकोनॉमिक सर्वे जब से मोदी सरकार आई, मतलब 2014 से, हालांकि आप इतने सारे भी ना कर पाए तो कम से कम पिछले 3 से 5 साल के इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करो और उसके सब इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन पढ़ोगे हर एक चैप्टर के, तो भी इतना ज्ञान हो जाता है कि अपने आप ज्यादातर चीजों में आप लिख सकते हैं। और बाकी करंट इश्यूज जो भी पीडीएफ, मंथली पीडीएफ वगैरह चल रहा है, दैट मच इफ यू डू, बाकी अपनी सब सीरीज कोर्स वगैरह तो है ही। नाउ टॉकिंग अबाउट माय कोर्सेज फॉर इकोनॉमी, देखिए मैंने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में अपना प्रीलिम स्पेसिफिक कोर्स पोस्ट कोरोना बैच नंबर 9 रफ्तार कंप्लीट किया था, और अभी जून महीने से मैं शुरू कर रहा हूं मेंस के लिए जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, तो जून, जुलाई, अगस्त में मैं उसके पर फोकस करने वाला हूं। और यहां पर इकोनॉमी नॉट ओनली फॉर मेंस पेपर 3 बट ऑल्सो फॉर मेंस पेपर 1, 2 एंड 4। पेपर 1 में भी आता है पॉवर्टी एंड वो सब इशू, पॉपुलेशन इशू। पेपर 2 में भी वेलफेयर, हंगर वगैरह है। पेपर 3 में तो है ही। पेपर 4 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे कुछ आपको समझ होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट वगैरह की। ऑल दोस थिंग्स विल बी कवर्ड, पीवाईक्यू भी, हैंडआउट भी और मॉक टेस्ट भी। और उसमें ये सारे 6 के 6 पिलर में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर टॉपिक वाइज ये वीडियो पॉज करके देखना कि कितने मार्क हर जगह पूछ रहे हैं। हालांकि जो मैंने प्रीलिम वीडियो में बोला था कि अब ये ग्राफ बाफ चार्ट पैटर्न नहीं, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करके जाना चाहिए, उसी में अपनी भलाई है।
सो लाइव लेक्चर्स, पावर पॉइंट, रैपिड रिवीजन, हैंडआउट, मेंस की आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन फैसिलिटी, वीकली डाउट रेजोल्यूशन, ये सब इसमें होने वाला है इन अवर मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। लेकिन मित्रों मैं कहूं कि अपना ये जो मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, तो ये वो जो स्काउट गाइड और एनसीसी कैडेट होता है उनका फाउंडेशन कोर्स नहीं है भाई। दैट इज यू ऑलरेडी कवर्ड, वो प्रीलिम्स और उससे पहले आप करके आए, ऐसे अपने जो भी आरएम बैच वगैरह चलते हैं, ये तो मतलब एडवांस कमांडो ट्रेनिंग है। तो उंगली पकड़ के इधर आपको चलाएंगे नहीं, ये मान के चलेंगे आपको सीधा एडवांस स्ट्रेटेजी सिखानी है, और जो क्रैश कोर्स टाइप का कॉम्प्रिहेंसिव बता के आगे चलना होता है, दैट टाइप ऑफ कोर्सेस आते हैं। सो प्री रिक्विजिटीज वो सब आप खत्म करके आए, तो फिर आप इधर मीन्स वाले इन कोर्सेज में बैठेंगे तो आपको फायदा होगा। नाउ करंट अफेयर्स इन इकोनॉमी, उसका भी अपना एक महत्व है। उसको हैंडल करने के लिए देखिए, जैसे G20 समिट 2023 में होने वाली है, तो इसमें हम क्या तैयार करें, कोई अंत है ही नहीं। एवरी डे इन इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू सो मेनी कॉलम्स आर कमिंग, ये करना है वो करना है, कोई ना कोई उनकी छोटी मोटी समिट होती रहती है। पर आपको याद रखना है इस टॉपिक की औकात नॉट मोर देन 250 वर्ड्स है, राइट। तो अपने पास ऑलरेडी टेम्पलेट रेडी होने चाहिए कि इंट्रोडक्शन में मुझे क्या लिखना है, G20 का ओरिजिन, इकोनॉमी के कुछ एंगल की बात करनी है कि रिसेशन आ रहा है, टैक्स इवेजन हो रहा है, बिटकॉइन की तकलीफ है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, वोडाफोन वगैरह टैक्स चोरी, टैक्स अवॉइडेंस करते हैं। सो यू प्रिपेयर सच थिंग्स। एनवायरमेंट के कुछ एंगल आप करेंगे कि जैसे मिशन लाइफ, रिसाइकलिंग और पंचामृत और वन सन, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सब एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में कहाँ कहाँ कितना काम हो सकता है, लाइक दैट वंस यू प्रिपेयर द कंटेंट, तो फिर जो पूछे उसमें आपको उसे लगा देना है। तो ये सब चीजों को आप उस हिसाब से अपनी जो एक्सपर्ट पैनल है पूरी सारे सब्जेक्ट्स की, दे आर गोइंग टू कवर द टॉपिक्स एंड इट विल हेल्प यू। करंट अफेयर्स में अपनी ये मंथली पीडीएफ फाइल भी चलती है, आर्टिकुलेट मैगजीन, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें दो एंगल बनते हैं, कुछ होते हैं ज्योग्राफी के, कुछ होते हैं इकोनॉमी के। ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले एंगल में बताऊं तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्लीशेड वही घिसे पीटे सवाल की क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रॉब्लम है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वगैरह मैनेजेबल। देन ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, हालांकि उसमें असल में ई टेक्नोलॉजी मतलब कौन सा ऐप और वो निकाला, वो पूछने का कुछ रिवाज दिखता नहीं। बायोटेक एप्लीकेशन कुछ बार पूछे गए, क्रॉपिंग पैटर्न में इंटीग्रेटेड फार्मिंग, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह पूछे गए, और लैंड रिफॉर्म्स में क्लीशेड पूछते हैं कि क्या समस्या है या क्यों उस पूरा सफर नहीं रहा, हालांकि रेगुलरली वो प्रश्न आता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, इरिगेशन और एनवायरमेंट के और भी बेस्ड तो ज्योग्राफी में रहते हैं वो, कि सॉइल प्रॉब्लम को डेजर्टिफिकेशन से कनेक्ट कर देंगे। फिर कई बार मॉनसून जैसे, तो मॉनसून का चेंजिंग पैटर्न इंडिया के एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो एक वो पूरा एंगल आखिरी में अपने को पता होना चाहिए। या ग्लोबल टेम्परेचर राइज या बढ़ती हीट वेव से एग्रीकल्चर कैसे इम्पैक्ट होगा, वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो ज्योग्राफी फॉर मेंस पेपर 1 उसमें भी आता है। और इसके बाद सर अभी और आगे बात करेंगे जो एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इससे कुछ एंगल जुड़ के चलते, खासकर वाटर स्कैरसिटी वगैरह इश्यूज। तो दैट वाज वन थिंग मेंस पेपर 3 में इकोनॉमी एग्रीकल्चर देखा। अब आगे का मुद्दा आता है एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सर इसके साथ हमारे साथ चर्चा इसकी करेंगे। तो सर कुल मिला के सबसे पहले हम फोकस करें सिर्फ एनवायरमेंट पे, तो पॉल्यूशन, एनर्जी, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और वाटर स्कैरसिटी, पानी की किल्लत या तकलीफ, उसके प्रश्न मोटे जत्थे में आ रहे हैं। तो मतलब क्या लेकिन सर इसमें कुछ एक दो और ऐसे आते हैं, जैसे आपने एग्जांपल अच्छा लिख दिया है, तो मैं कहूंगा कि ये तो आप थोड़ा सा किस्मत के ऊपर भी ले जाओ, पढ़ा हुआ है आपने, खूब लर्निंग ली है तो ठीक है, नहीं तो आप इसके पहले देखोगे तो ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं हुआ इन तरह के प्रोटोकॉल का। लेकिन हाँ, ये बहुत ही पिछले 5-6 साल में एक आध बारी ऐसा दिखा होगा अतरंगी, नहीं तो जनरली आपके जो पढ़ रहे होते हैं हम पूरे थ्रू आउट लर्निंग, उसमें आपको मिल जाएंगे। सो इसका न तनाव लेते हुए बाकी आगे क्या चीज है थीम बेस्ड, उस पर फोकस करना चाहिए हमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्वायरमेंट का एक बात तो क्लियर है कि यदि क्वेश्चन आएगा, आप उसको अकेला ऐसा छोड़ नहीं सकते कॉन्सेप्ट बेस पे, आपको करंट अफेयर बेस पे लेके जाना ही पड़ेगा। और ऐसे आप 15 से ज्यादा क्वेश्चन देख सकते हो एनवायरमेंट के, जो पूरे करंट अफेयर बेस थे, कि अंत में थीम देख लो। अब डायरेक्ट सवाल, सर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अब क्या है, क्या चीज हुई, क्या इंपैक्ट है, कहाँ हुए, कहाँ अप्लाई किया गया, ये सारी चीजें हैं, मतलब इससे रिलेटेड ही पूछा गया। ठीक है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव अब COP 26 में जो था। अब इस बार ध्यान देने वाली बात है कि इस बार COP जो हुआ था उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा इनिशिएटिव्स थे, प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब है कि हो सकता है मेंस में चमकेंगे, और लिटरली वो टॉपिक ही ऐसे इतने बड़े बड़े कि मतलब हो सकता है। और इस बार क्या था कि जो सरकार को देखते हुए जो इनिशिएटिव्स लिए गए, काफी ज्यादा एक्टिव थी इस समय, अपने देखा तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जितने भी फैक्ट हैं, इसका मैंने क्या करा था, एक यूट्यूब पे वीडियो बना दिया पूरा, जितने इनिशिएटिव रिसेंटली COP 27 से हुए हैं, वो जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से हुए हैं, वो सब कुछ मैंने बता दिए। अब फोटोकेमिकल स्मॉग,
इसको नो डाउट भले ही थोड़ा सा स्टैटिक है, लेकिन एक बात है कि आपको थोड़े से इशू बेस्ड इसको ले जाना पड़ेगा। दिल्ली में एक्चुअल में कहाँ इशू है, या इंडिया की जो मेट्रो सिटीज है वहां, तो ये करंट अफेयर बेस्ड इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, जो डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, और ये वो मैगजीन से सर कई बार कवर हो जाते हैं, मतलब ऐसा है इसमें। तो सर दैट इज एनवायरमेंट। नाउ व्हाट अबाउट डिजास्टर अब मैनेजमेंट? सर डिजास्टर की भी बहुत सिंपल सी कहानी है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन बिलीव मी, यदि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक से नहीं पढ़ा, आपको सर ये जो शब्द है वल्नरेबिलिटी, इसी के नाम से क्वेश्चन लिखने को कह दिया है, शब्द ही नहीं पता हमें व्हाट इज वल्नरेबिलिटी। जब बाद में पता लगता है कि भाई वल्नरेबिलिटी इतना बेसिक टर्म है और इतना जरूरी टर्म है पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो इसको एक्सप्लेन अब क्यों पूछा, तो जब आप 2005 का एक्ट ओपन करके देखेंगे तो पूरा सामने लिखा हुआ है कि इस पूरे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और सरकार जब नेशनल प्लान बना रही होती है तो वल्नरेबिलिटी को सबसे पहले पहचानना होता है कि कौन से क्षेत्र में कितनी संवेदनशीलता है। आज ही हम सर से चर्चा कर रहे थे कि अहमदाबाद के आसपास तो सब बिल्डिंग्स जो है बहुत बड़ा ध्यान रखते हुए बनाने लगे हैं। उसका कारण क्या है कि लोगों को पता लग गया कि ये क्षेत्र बड़ा वल्नरेबल है। तो कई बार वल्नरेबिलिटी, तो ये बेसिक एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट आए, प्रिपेयर्डनेस क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल आता है। अब इसमें आपने सिर्फ ये लिख दिया कि हाँ चक्रवात से बचना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं देगा वो नंबर। रिसेंट जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप हुए हैं वो सब पता होना चाहिए, साथ ही साथ नेशनल पूरे जो एक्शन प्लान है हमारे इंडिया के वो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये सारी चीजों के लिए हर एक डिजास्टर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एक एक पूरा प्लान, एक्शन प्लान है, वो हमें पढ़ना चाहिए। और एक चीज और थीम इसमें याद रखना है, ग्लोबल लेवल पर जापान से चीजें एक्चुअल में शुरू होती हैं, ज्यादातर सेंडाई फ्रेमवर्क है, योकोहामा कन्वेंशन वगैरह, ऐसे बहुत सारे से आपको ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी दिखाई देंगे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ग्लोबल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरह से हमें मतलब रोकना होगा, ये सारी चीजें। तो एक तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, थोड़ा एक्ट, थोड़े एक्शन प्लान और थोड़ा सा ग्लोबल इनिशिएटिव, इससे आपके लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फ्लड ड्रॉट हमेशा एवरग्रीन है। जी सर, इसमें मेरे जो मैं आगे आपको बता रहा था कि ये सब में आपकी थोड़ी मेहनत कम हो, इसलिए सुदर्शन सर ने करीब 50 टॉपिक की एक पूरी लिस्ट बनाई है, हाँ जिसके उसमें अंदर सर इसी के नीचे है, अब आएंगे। तो सर इसके बारे में अब कुछ इसमें भी जैसे ये कहे तो शुरू में रहते कि ज्योग्राफी के लिए, पर आप कंफ्यूज मत होना, इसमें मैंने सब चीजें कवर करी, जैसे लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ, अब ये आते रहते हैं उधर रीजन में, तो कॉजेज, इम्पैक्ट, मिटिगेशन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मान लो जोशीमठ का नहीं आया क्वेश्चन, लैंडस्लाइड के बारे में आ गया, तो ये थॉट तो अपने को समझ आ जाएंगे। उसमें देखो कैसा एक क्वेश्चन बनाया कि एनालाइज द जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द लैंड सब्सिडेंस इन द रीजन। नहीं कुछ समझ में आया तो इस क्वेश्चन से समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में अपने को जियोलॉजिकल फैक्टर लिखने हैं, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर लिखने हैं। तो ये सर मतलब ओवरऑल एक ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत काम आने वाला है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में, जो इसका हिस्सा रहेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं टॉपिक प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं, पूरे पढ़ाए जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे गेस्ट मास्टर बैठे हैं सर कि टॉप 100 टॉपिक्स, तो टॉपिक तो वो खुद से एक भी नहीं पढ़ा रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। दैट इज नहीं नॉट सर, हेल्पिंग है। मेहनत अलग है बहुत, इसमें चीजें लगने वाली। करेक्ट। कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या जिम्मेदारी, अगर वो फीस ले रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी आपका जो भी मेहनत है और आपका टाइम है उसको बचाए, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर एट अनअकैडमी। तो सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बारे में सर ने बात करी। उसके बाद मुद्दा आता है ये मेंस पेपर 3 में साइंस। अब साइंस के अंदर मित्रों कुल मिला के दो जात के सवाल होते हैं। एक होते हैं एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन की बायोटेक, नैनोटेक और रोबोटिक्स के बारे में, वही घिसी पिटी बातें, स्टेक होल्डर बदल के, कभी फार्मर का पूछा, कभी कुछ और सेक्टर का, मेडिसिन का पूछा, पब्लिक हेल्थ, दैट इज दैट। और दूसरे होते हैं कुछ रैंडम बॉम्ब्स, जैसे कि ब्लू एलईडी का क्या महत्व है, सेल्यूलोज से CO2 कैसे बनता है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, आपका मैंने तो नाम सुना है, पर भाई इधर जेम्स वेब टेलीस्कोप 250 वर्ड्स में पूछा था लास्ट एग्जाम में, सो दैट रिक्वायर्स एफर्ट। अब उसमें आप कितना एफर्ट डाल सकते हैं वो आप देख लो, अदरवाइज जो क्लीशेड चीजें पूछी जा रही है उसको तो पहले खत्म करना ही चाहिए। तो भी सर करंट अफेयर्स की मैगजीन पे फोकस करेंगे तो कंटेंट मिलेगा। जी जी सर, वो और उसमें भी वही बात, अब वो सब ग्राफ का एनालिसिस छोड़ दो कि अच्छा ये पूछ रहे हैं तो नहीं करूंगा, ये नहीं पूछ रहे हैं, you prepare everything that is humanly possible within the time and resources available to you। मेंस पेपर 3 में जो आखिरी मुद्दा बचता है दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें डेवलपमेंट, एक्सट्रीमिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर भी वही बात है, कुछ तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आतंकवाद, नक्सलवाद, सीमा सुरक्षा के बारे में, और कभी कभी रैंडम बॉम्ब आते हैं कि केरला का साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है, ओवरग्राउंड वर्कर, वो टेररिस्ट के साथ जुड़े वो क्या ऐसे लोग हैं। फिर पिछली एग्जाम में ऐसा पूछा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, आप वो तो रशिया से खरीदेंगे, मिसाइल को तोड़ सकता है।
पण उसमें भी 150 वर्ड्स में पूछा था। तो जब आप लिखने बैठते हो एक पन्ना A4 साइज का, पीछे वाला भी कुछ लिखना पड़े तब जाके उतनी वर्ड लिमिट होती है। सो डू यू हैव दैट वोकेबुलरी, आर्टिकुलेशन स्किल, यू हैव टू डेवलप दैट। और उसमें भी कुछ तो चीजें आपको न्यूज़पेपर कॉलम वगैरह से, मंथली मैगजीन से मिलती हैं, और कुछ जो पूरी जियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है वो IR के बुक्स, वो NCERT पॉलिटिकल साइंस वगैरह से आप लेते हैं। सो यस, यू हैव टू पुट सम एफर्ट देयर ऑल्सो। और उसके बाद हम आखिर में चलते हैं, दैट इज मेंस पेपर फॉर एथिक्स। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे थे मेंस की स्ट्रेटेजी, मेंस पेपर 1, मेंस पेपर 2 के बारे में देखा, मेंस पेपर 3 कंप्लीट। नाउ वी आर एट मेंस पेपर 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। और उसमें हमारे साथ चर्चा के लिए प्रतीक सर वापस मौजूद हैं। हाँ सर, एक तो किस प्रकार की इसकी सिलेबस है और उसमें क्या तैयारी की रणनीति? सर, एथिक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है फिलोसफिकल पार्ट जहाँ वैल्यू सिस्टम, सोर्सेज ऑफ एथिक्स, मेनली हमको कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि व्हाट इज इंटीग्रिटी, व्हाट इज ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी यूनिवर्सल है कि नहीं है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी एज वेल, या व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एक पार्ट है आपका फिलोसफिकल बेसिस, वहाँ थिंकर्स सेंट्रिक भी सवाल आते रहते हैं, जो हिस्टोरिकल थिंकर्स है, वर्ल्ड के थिंकर्स है और इंडियन थिंकर्स है, आपने क्या क्या चीजें सीखी है सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पार्ट है वो है साइकोलॉजी का पोर्शन, दैट इज रिलेटेड टू द एटीट्यूड पोर्शन, दैट इज रिलेटेड टू द इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे यहाँ पे आपने EQ एंड अलाइड पोर्शन में डाला हुआ है। और तीसरा, ये जो फिलोसफिकल और साइकोलॉजी का पार्ट है उसका दोनों का मिक्सचर आता है पब्लिक सेंट्रिक, है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लाइफ में क्या इंपैक्ट है, जैसे सिविल सर्विसेज की वैल्यू क्या है, वर्क कल्चर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, कंपैशन क्यों जरूरी है। अब कंपैशन एज अ वैल्यू और कंपैशन एज अ पार्ट ऑफ एटीट्यूड, है ना, कि आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कंपैशन क्यों होना चाहिए एक मूल्य के रूप में, वो फिलोसफी का पार्ट है। तो ये 3 सब्जेक्ट का मिक्सचर है, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड वी कैन से द एप्लीकेशन ऑफ बोथ दिस एस्पेक्ट्स into the public life, that is in the form of the case studies, okay। तो मेनली हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड सवाल आ गया, करप्शन को कैसे डील किया जा सकता है, कैसे करप्शन को कम किया जा सकता है, अलग अलग प्रकार के यहाँ से केस स्टडीज और हमको एप्लीकेशंस पूछेंगे। मेरा एथिक्स के अंदर सर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक एनालिटिकल स्किल, मतलब मैं कहूँगा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि खास करके हम लोग जो थिंकर्स देखते हैं, थिंकर्स के ऊपर कोटेशंस आ रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि थिंकर्स को लेके बहुत लोगों को लग रहा है कि बड़ी बड़ी बुक, और आपने भी जैसे यहाँ स्लाइड्स के अंदर डाला है, बट आप कुछ स्पेसिफिक थिंकर्स के कोटेशंस को अभी से ही याद रख दो। क्यों याद रखो, क्योंकि वहां से एक तो सवाल आते रहते हैं, कोर्स सीधा सीधा निकाल के पूछ देता है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी के रिलेटेड आपको 2-3 कोर्स पता होने चाहिए, आपको इसी तौर के ऊपर ऑनेस्टी के रिलेटेड 1-2 कोर्स पता होने चाहिए, चाणक्य के कोई कोर्स है तो उसके रिलेटेड हम लोग, तो हिस्टोरिकल बेसिस के रूप में थिंकर्स तो कुछ कुछ पढ़े होंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। हो सकता है कि आपको ग्रीक और सोक्रेट्स के रिलेटेड कुछ पूछ दिया, मतलब ग्रीक फिलोसफी के अंदर से, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी फिलोसफी ऑप्शनल या उसके साथ लिंकअप किया होगा। तो उसके लिए स्पेसिफिक कोई बुक को ढूंढना तो बहुत टफ होगा, आपको उसकी पब्लिक लाइफ के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो कोर्स को कैसे आप रिकॉल कर सकते हो, उसकी एग्जीक्यूशन, मतलब मेनली व्हाट यू हैव स्टडीड उसकी एप्लीकेशन करनी है, नॉलेज का पार्ट का, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ विजडम सर, ओके। तो पेपर इसका उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, लेंदी जरूर आता है सर। पिछली बार का एथिक्स का पेपर था, बड़ा लेंदी रहा है, कैंडिडेट्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे थे, ऐसी भी हालत हुई क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की गई थी। दूसरा, सब में एक ही प्रकार के एग्जाम्पल्स लिखते हैं, मतलब उनको कहेंगे ऑनेस्टी तो ये एग्जाम्पल, इंटीग्रिटी ये एग्जाम्पल, अकाउंटेबिलिटी, अरे भाई सब में एक ही एग्जाम्पल है। तो आप क्या करिए कि एक तो 25-30 कीवर्ड्स, क्योंकि वैल्यूज इन पब्लिक सर्विसेज का अभी से लिस्ट बना दीजिए। अगर मुझे ऑनेस्टी का एग्जांपल देना है तो मैं टीचर का दूंगा, लॉयर का दूंगा। ये एथिकल डिलेमा का सवाल आ गया मुझे कि से फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर के लिए एथिकल डिलेमा क्या होगा सर, है ना, पेशेंट से पैसे भी लेना है और पेशेंट की सेवा भी करनी है, ज्यादा पैसा लेना, उसको ब्रांडेड मेडिसिन लिख देना अगेंस्ट द जेनरिक मेडिसिन, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एथिकल डिलेमा, राइट। तो यू कैन एक्चुअली प्रीएम्प्ट सर, एथिक्स के तो ऐसे सवाल आ रहे हैं कि आप प्रीएम्प्ट कर सकते हो कि अच्छा इस परिस्थिति में ये एग्जांपल कोट करूंगा। तो आप 30 एग्जांपल लिखिए, 30 एग्जांपल्स की अभी से ही एक पूरा फॉर्मूला बना दीजिए और उसकी एप्लीकेशन कीजिए, और उसी के ऊपर से केस स्टडीज आते हैं सर। केस स्टडीज इज एक्चुअली रिलेटेड टू पब्लिक लाइफ डिलेमास ओनली। इनफैक्ट सर न्यूज़पेपर्स कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द केस स्टडीज, क्योंकि अभी भी जो करप्शन रिलेटेड इश्यूज हमको मिलेंगे, सेकंड ARC का एक रिपोर्ट है, सेकंड ARC का सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का हमें एक रिपोर्ट मिलता है जिसका नाम ही एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज। तो उसको जरूर से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, वो जरूर से पढ़ के जाना, और साथों साथ न्यूज़पेपर्स के साथ आप एग्जांपल्स को कोरिलेट करिए, और पिछले 10 साल के केस स्टडीज करेंगे तो एथिक्स में अच्छा खासा मार्क्स आएंगे सर। ये आपने गहरी बात करी, एथिक्स की केस स्टडी पिछले 10 साल की करेंगे तो वही क्वेश्चन रिपीटेटिव की ब्रिज है बन रहा है, और इंजीनियर को करप्शन करना है कि नहीं करना है, या
जल्दी से उद्घाटन करना है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, सेम थिंग्स आर गेटिंग रिपीटेड, तो सॉल्व द पीवाईक्यू। जी सर, इसमें एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा, एथिक्स के केस स्टडीज भी हमने अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस के साथ किए हुए हैं। हमारे टॉप एजुकेटर्स अलोंग विथ अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट आईएएस ऑफिसर कृष्ण मोहन सर है, उनके साथ हमने एथिक्स के स्पेशल क्लासेस के केस स्टडीज किए थे। तो मैं तो कहूंगा कि कैंडिडेट्स पिछले 10 साल के वो केस स्टडीज देख लेंगे तो उससे भी सॉल्यूशन करवा देंगे सर। डेफिनेटली। सो उसके बाद मित्रों अभी 3 चीजें बचती हैं, निबंध का पेपर, कंपलसरी लैंग्वेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे पहले हम बात करें निबंध की। निबंध में आप जानते हैं 2 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में कुछ 4 सवाल, उसमें से आपको एक पिकअप करना है। वीडियो पॉज करके आराम से देखना, 2022 में ये सेक्शन ए में इतने क्वेश्चंस पूछे थे और सेक्शन बी में ये सब पूछे थे। आप पाएंगे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे या तो एथिकल फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ डायलेमास या फिर कुछ ऐसी जेनेरिक, माफ कीजिए, ऐसी चीजें जो हम रूटीन तैयारी करके गए और छाप सके, ऐसे तो सिंपल मुद्दे आते नहीं है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए, तो माय फर्स्ट एडवाइस इज बाकी सारे सब्जेक्ट का पूरा कोर सिलेबस आप कंप्लीट करो, तभी जाके आप वहां पर बात कर सकते हैं। कि जैसे आप हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सब कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे तब आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ आएगी और उसका कुछ आप अच्छा निबंध लिख पाएंगे। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज यू कंप्लीट द कोर सिलेबस ऑफ मेजर जीएस सब्जेक्ट्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। दूसरा आप ये करिए, योजना कुरुक्षेत्र पिछले 2 साल के डाउनलोड करके, पूरा नहीं पढ़ना है, चीफ एडिटर का प्रीफेस 1 पन्ने का जो होता है शुरुआत में प्रस्तावना या आमुख, उसको पढ़ेंगे, आपकी वोकेबुलरी क्लीन हो जाएगी और आपकी वो कुछ भी पूछा गया, मैं महिलाओं के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में, योगा के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, इतना तो लिख ही सकता। फिर लास्ट 5 ईयर के इकोनॉमिक सर्वे के सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो दिए जाते हैं चैप्टर्स के शुरू और अंत में, उसको पढ़िए अपनी लैंग्वेज क्लीन करने के लिए। इग्नू का एमपीएस 003 मॉड्यूल जो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से, उसमें इंडिया की सब सोसाइटी गवर्नेंस, विमेन वीकर सेक्शन, उनके सब इश्यूज की आजादी और उससे बात क्या हुआ, वो सब बातें यू कैन यूज इट फॉर कोटेशन एट मेनी प्लेसेस। देन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, खास करके सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस क्लास 11-12 सिलेक्टिवली पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेक्टिवली पढ़िए, इट विल हेल्प यू। एंड लास्टली न्यूज़पेपर कॉलम, वो भी 4-6 महीने तक आप पढ़ने की आदत रखेंगे, देन यू विल हैव सम थॉट प्रोसेस की जिसको आप कंबाइन करेंगे और आप ये जिस टाइप के जटिल निबंध पूछे जा रहे हैं उसमें आपके पास लिखने के लिए कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। अब ये ऐसी चीजें, चाहे आप हिस्ट्री का भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का भी डिजास्टर डाल सकते हैं, ये स्टार्टअप कंपनियों और उसके अंदर जो आग लगी है उसका भी डाल सकते हैं, इसलिए के बहुत कुछ। तो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, सबकी आपको समझ होगी, देन यू कैन हैंडल दिस। तो उस टाइप की डेप्थ जो 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद आती है वो आप लाएंगे, तब आपको अच्छे उसमें मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी ये जो पूछे गए थे 8 निबंध, उसके क्या मॉडल आंसर हो सकते हैं, सारे वीडियो और पावर पॉइंट हमने बना के रखे हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फ्री में आप देख सकते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपलसरी लैंग्वेज, मतलब कंपलसरी इंग्लिश का पेपर और जो भी आपकी प्रादेशिक भाषा है, हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, उड़िया वगैरह, उसमें क्या करना है। डू नॉट टेक इट कैजुअली, कुछ लोग उसमें भी फेल होते हैं। अब उसमें करने को ये कर सकते हैं कि पीवाईक्यू पिछले 3-5 साल के आप सॉल्व करो, अगर आपको लगता है इतना तो हो ही जाएगा, मेरा पासिंग मार्क आ जाएगा, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज उसके लिए भी बाजार में सब बुक्स अवेलेबल है, इफ यू रिक्वायर इट, अलग अलग पब्लिशर्स ने, खासकर आपको कंपलसरी इंग्लिश और कंपलसरी हिंदी की तो मिल जाएगी। बाकी जो बात है, जैसे कंपलसरी मराठी लैंग्वेज या गुजराती लैंग्वेज, उसकी ऐसी किताबें न मिले तो आप ये कर सकते हैं, क्लास 10 के जो ग्रामर गाइड बुक्स होते हैं उसमें वो समानार्थी, विरुद्धार्थी, कहावतें वगैरह जो चीजें आपको मिल जाए, ऐसी स्टेट पीसीएस की एग्जाम की भी ऐसी कुछ गाइड बुक मिले, वो देख सकते हैं। देन यू सॉल्व द पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 3 to 5 years एंड यू कैन मैनेज इट। तो उसमें आपको जो भी पासिंग मार्क लाने के लिए जरूरत है आप करें। एंड लास्टली देयर इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, हालांकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ हम उसके अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। ऑफकोर्स प्रतीक सर इज टीचिंग हिस्ट्री ऑप्शनल, पर ये वीडियो के नहीं, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। अब इन सब के अंदर अनअकैडमी आपकी कहां और कैसे मदद कर सकता है, उसके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। तो मित्रों, ये इस साल की प्रीलिम एग्जाम और पिछले साल की मेंस एग्जाम का एनालिसिस करने पर हमें पता चलता है कि पहले से ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इसमें आपकी मदद के लिए अनअकैडमी हमेशा आपके साथ है। लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, चाहे इकोनॉमी हो मृणाल पटेल, हिस्ट्री बाय प्रतीक सर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेज बाय सुदर्शन गुजर सर, पॉलिटी बाय डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर, एंड मेनी अदर टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ आपको नोट्स 2.0 की डिजिटल एक्सेस मिलती है, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, और सीसेट की ट्रेनिंग इंक्लूडिंग विद दिस लेटेस्ट ट्रेंड की, जहां पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। ये सब जो बेसिक चीज होती है उसको हम कहते हैं अनअकैडमी प्लस। ये एक बात हुई। एडिशनली अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, नोट्स की प्रिंटेड एक्सेस चाहिए,
डेली आंसर राइटिंग विथ इवेल्युएशन, डेली करंट अफेयर्स का कंटेंट वगैरह सीरीज चाहिए, तो उसको हम कहते हैं आइकॉनिक एड ऑन। एंड लास्टली आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है तो आप अलग से भी अनअकैडमी से ले सकते हैं या फिर आप इनके साथ बंडल करके भी ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बो। कॉम्बो लेने पर मतलब कुछ डिस्काउंट वगैरह ज्यादा होता है। इन सभी के जरिए फायदा भी हुआ है। पिछले सालों में अगर हम रिजल्ट देखें, लास्ट जो एग्जाम साइकिल खत्म हुई 2022 में, उसमें अनअकैडमी के 300 से ज्यादा लर्नर्स थे। प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के अलग अलग स्टेज पे उन्होंने हमसे हेल्प ली थी और उनको फायदा हुआ था। और इससे भी पिछले सालों में अब सब जाएं, यू विल फाइंड इंक्लूडिंग की जो अपना ये प्लस प्रोग्राम है, क्लासरूम प्रोग्राम है, उससे भी बच्चे आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया रैंक 2 जागृति अवस्थी IAS ऑफिसर, उन्होंने भी सब उनको फायदा हुआ था। सो दैट इज हिंदी माध्यम के लिए अलग से अपने टॉप एजुकेटर्स की पैनल है, मधुकर कोटावे सर से लेके आशीर्वाद सिंगल सर, सुमित राठी सर, तो ये सब लक्ष्य बैच का हिस्सा है। जो लोग अगर किस्तों में कुछ इसकी चीज चाहते हैं तो EMI फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस नंबर। सो दैट इज अनअकैडमी। और एडिशनली ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी यहाँ पर आपको एक पूरी एक्सपर्ट पैनल मिल रही है। इसके बारे में मैं प्रतीक सर को रिक्वेस्ट करूं, आप बताएं। जी सर, हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शनल के टीचर्स हैं, मतलब यू कैन लर्न फ्रॉम, एक होता है स्टूडेंट टीचर्स फ्रीक्वेंसी, तो बिकॉज वी हैव गॉट वन सब्सक्रिप्शन एक्सेस टू ऑल टीचर्स इंक्लूडिंग ऑल ऑप्शनल्स एज वेल। ओके, तो आप एक बार ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए कॉम्बो में, और उसके बाद आप देखिए क्लासेस अटेंड करके कुछ दिन सोशियोलॉजी अगर आपको जम रहा है, अगर आपको PSR जम रहा है, हिस्ट्री जम रहा है, क्योंकि हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ 15 तारीख से, आई एम स्टार्टिंग ऑफ विथ एन ऑप्शनल बैच। वैसे ही अगर आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेना है, पॉबेड लेना है, तो फायदा ये है कि एंथ्रोपोलॉजी से लेके बहुत सारे, वी हैव गॉट अ वैरायटी ऑफ ऑलमोस्ट 8 to 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिसके क्लासेस हम करवा रहे हैं। स्टूडेंट के लिए फायदा ये है कि एक बार ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो डिलेमा के अंदर है कि यार मेरा पॉबेड जम रहा है या PSR जम रहा है, यू अटेंड क्लासेस फॉर द कंसर्न टीचर एंड देन यू कम टू द डिसीजन कि नहीं मेरे को नहीं पॉबेड ज्यादा ठीक लगा है, तो आप 15 दिन क्लास अटेंड करिए एंड देन फाइनल मेकअप डिसीजन। तो ये सबसे बढ़िया प्लान है सर ऑप्शनल के लिए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलती है, मैं तो बहुत ही डिटेल वे में ऑलमोस्ट 500 आवर्स से ज़्यादा हिस्ट्री ऑप्शनल करा रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिवली सर, और इस साल हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है ऑप्शनल के कारण भी सर। तो मित्रों दैट इज ऑप्शनल और उसको GS के साथ कंबाइन आप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बो ऑफर। सो दैट इज फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, और उसमें भी चाहे पॉबेड हो, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, PSI और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, इसमें सभी अपने एक्सपीरियंस टीचर्स की अपनी एक पैनल है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। बाकी सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में इंक्लूडिंग डिस्काउंट कोड्स, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक। अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी साथ में तैयार करना है तो उसके लिए भी जून से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। खासकर हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में मैं प्रतीक सर को पूछना चाहूंगा, सर क्या है? जी सर, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल शुरू कर रहा हूँ 15 जून से, 15th of June ऑनवर्ड से आई विल बी स्टार्टिंग विद हिस्ट्री ऑप्शनल, जहाँ हिस्ट्री का पेपर 1, पेपर 2 इंक्लूडिंग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, हर साल ऑन एन एवरेज 450 से 500 घंटे के बीच में हिस्ट्री ऑप्शनल कराता हूँ। इट्स 500 थोड़ा लिटिल बिट लंबा चलता है बाकी सारे ऑप्शनल, क्योंकि लोगों को लग रहा है कंसाइज है, पर रियलिटी ये है कि सर UPSC BA और MA का मिक्सचर करके लेवल पूछता है, ऑनर्स लेवल के क्वेश्चन सर। एट टाइम्स हमें देखने को मिल रहा है कि MPhil लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, या कोई भी ऑप्शनल हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर ऑप्शनल करें तो कॉम्प्रिहेंसिवली कराए। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऑप्शनल के अंदर कभी कभी मटेरियल अच्छा नहीं मिल पाता है, पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है, तो उसका भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और इस बार प्लान ये है मेरा कि मैं इनको हिस्ट्री की हैंडआउट्स के साथ दूंगा। जैसे हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक ही आता है, वो है द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और हम शुरू ही यहाँ से करेंगे कि भाई व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, हाउ टू गो अहेड विद द हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट एज वेल सर। ओके, तो हिस्ट्री में बहुत सारी दुविधा बच्चों को ये हो रही है, या मटेरियल बहुत स्केटर्ड है, वो स्केटर्ड मटेरियल को यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है सर। ओके, और प्लान तो यही है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के थ्रू बच्चों को हेल्प की जाए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प की जाए। हिस्ट्री के अंदर खास करके एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है ज्यादातर, वो है विथ रिस्पेक्ट टू हिस्टोग्राफी, कि भाई इतिहास लेखन किसने किया है, मतलब अंग्रेज भारत के बारे में, इतिहास के बारे में नेगेटिव चीजें ही लिखते हैं, क्या सच्ची में इंडिया नेगेटिव था सर? ओके, तो एक स्कूल आती है जिसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटल स्कूल ऑफ हिस्ट्री, या दूसरी आती है द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री, एक आती है सबॉल्टन अप्रोच, है ना। तो इस बेसिस के रूप में हिस्ट्री की हम लोग तैयारी करेंगे। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसके अंदर पूरा मेंस का जो ऑप्शनल का 500 मार्क मैं कहूंगा, और उसको हम लोग
एक तरह से कॉन्क्रीट करने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर कि मैं यहाँ 300 मिनिमम टारगेट करवाऊंगा मेरे कैंडिडेट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को। और मेरा ये मानना है कि अगर अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करे, नोट्स के साथ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिसेस के साथ, तो जरूर से सर अचीव कर सकते हैं सर। सर हिस्ट्री के बारे में बोलते बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत याद रखना पड़ता है, सक्सेस रेट अच्छा नहीं। सर सक्सेस रेट तो आपको पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 1 भी हिस्ट्री ऑप्शनल से ही थे, तो वैसा तो है नहीं। आप टॉप 100 में निकालोगे तो हिस्ट्री ऑप्शनल भी आपको मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी दिखेगा, आपको मैकेनिकल। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को या कैंडिडेट को इंटरेस्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के प्रति रुचि होनी चाहिए, अच्छा मटेरियल, बहुत ही स्केटर्ड ना हो, और उससे अच्छा, और मेनली पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि क्वेश्चन सर मैं कहूँगा ऐसे वर्बेटिमली भी आते हैं कभी कभी, पर थीम तो रिपीट होती रहती है, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आपने समझ लिया इसको सर। तो मित्रों जून महीने से ये हिस्ट्री ऑप्शनल और उसके अलावा और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी में इंडिया के एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई Unacademy. Let's crack it.